मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के सभी छात्रों के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना अधिक से अधिक समय सेट प्रैक्टिस पर दें। इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और अब तक पढ़ी हुई सभी चीज़ों का क्विक रिवीजन भी होगा और नए प्रश्न भी सीखेंगे। तो आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो कि पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित है, उसका सेट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी से है कि सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जो सब में व्याप्त रहने वाला वो सर्वव्यापी कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सर्वव्यापी। नेक्स्ट है कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय और उपसर्ग दो क्वेश्चन आता है। उपसर्ग यानी कि आगे जो आता है, किसी शब्द के आगे आकर उसका अर्थ बदल दे, उपसर्ग, ऊ से उपसर्ग, ऊ से आगे। अब प्रत्यय, पो से प्रत्यय, पो से पीछे, यानी कि जो पीछे आता है। ठीक है, तो महत्व में जैसे प्रत्यय आया, पूछा प्रत्यय यानी पीछे देखेंगे इधर। ठीक है, ये आगे नहीं, आगे मुंह वाला जैसे इसका आंसर कदापि नहीं हो सकता, मुंह वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, पीछे वाला महत्व में तो, इसका करेक्ट आंसर है तो। तो याद रखना है, ऊ से उपसर्ग, ऊ से आगे। अब पो से प्रत्यय, पो से पीछे आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है कौन कौन सा वो देखते हैं। ये चंचला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, अमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है और इंदिरा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो चिन्ह के बारे में पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अर्धविराम कहा जाता है। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम कहलाता है। जैसे ये अगर पूछे क्या है तो ये पूर्ण विराम है, ये वाला। निर्देशक पूछे कैसा होगा, निर्देशक ये हो, ये निर्देशक कहा जाता है इसको। ठीक है, और अल्प विराम सिर्फ ये वाला होता है। ये दो दो है ना, वो दो में से जो नीचे वाला है सिर्फ वो अगर रहे ऐसे तो वो अल्प विराम हो गया। ठीक है, तो याद रखना ये सभी चीज़ें। अल्प विराम हो गया। ये प्रश्न सूचक कौन सा होता है, ये प्रश्न सूचक हो गया। अगर ये पूछे ये क्या है, इसे एक पूर्ण विराम देकर नीचे एक पॉइंट दे दिए तो ये विस्मय सूचक चिन्ह है ना, विस्मय सूचक ये चिन्ह ये है। ठीक है, तो अर्धविराम के ध्यान रखना है। अर्धविराम के बारे में अगर पूछा जाता है तो सिर्फ ये वाला जो होता है ये अर्धविराम हो जाता है ना, ऐसे कोमा जैसा। नेक्स्ट है कि मंझन की एकमात्र ज्ञात रचना है। तो मंझन की एकमात्र ज्ञात रचना है मधुमालती, यानी इसका करेक्ट आंसर है मधुमालती। ठीक है, यहाँ गीतांजलि आया। गीतांजलि काफ़ी फेमस है क्योंकि गीतांजलि जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, वो गीतांजलि पुस्तक के लिए ही मिला था। और सबसे बड़ी बात है कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और इसी पुस्तक के लिए मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है। तो देखिए आपको बताए थे द्विगु समास में क्या होता है, जो किसी शब्द के जो पहले आकर संख्यावाचक विशेषण हो। संख्या मतलब कुछ संख्या बताता है, जैसे पंचामृत, नवरत्न, त्रिमूर्ति, त्रिलोक, ये सब संख्या बता रहा है ना। ये पंचामृत यानी 5 वाला है ना, 5 अमृत है। तो ये द्विगु समास हो गया ना, द्विगु समास हो गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें शुद्ध पूछा कौन सा है, तो पहला क्या है, मैंने पुस्तक पढ़ा, तो ये गलत है। इसमें क्या होता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये वाला सही होता है। ठीक है, राम के अनेकों नाम है, तो ये गलत है, राम के अनेक नाम है, ये सही होना चाहिए। ठीक है, फिर है मैंने पुस्तक पढ़ी, ये वाला सही है। शुद्ध वाक्य पूछा, ये सही है। ठीक है, मेरे को जाना है, ये गलत है। इसका क्या होता है सही, मुझे जाना है। ठीक है, तो पूछा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो परंपरा का मूल्यांकन ये रामविलास शर्मा की कृति है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। तो पाश्चात्य का विलोम है ये जो ये है पौर्वात्य है ना, पौर्वात्य जो है ये पाश्चात्य का विलोम है। नेक्स्ट है यानी कि पाश्चात्य बाद का, अब पौर्वात्य मतलब पहले का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घी के दिए जलाना इसका मतलब होता है, देखिए उत्सव मनाना है ना, खुशी मनाना होता है। कोई भी जीत पर अगर कोई खुशी मनाते हैं
तो उत्सव मनाना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। घी के दिए जलाना यानी उत्सव मनाना, खुशी मनाना। नेक्स्ट है सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन से थे? तो सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन था? तो एक था विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा? बेस्ट एक्सप्रेशन, जैसी बेस्ट एक्सप्रेशन दिखे यानी कि साइनो पूछ रहा है। साइनो यानी एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, है ना, आपदा या विपत्ति, एडवर्सिटी मतलब। तो मिसफॉर्च्यून मतलब भी होता है वही, है ना, आपदा या दुर्भाग्य। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा रहा है? अपोजिट, है ना, डायरेक्ट यहाँ देखना, अपोजिट यानी कि अपोजिट पूछा जा रहा है। टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब क्या होता है? समाप्त करना, है ना। टर्मिनेट मतलब निलंबित करना या समाप्त कर देना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉमेंस मतलब शुरुआत हो जाता है, प्रारंभ करना। नेक्स्ट है ये करेक्टली स्पेल्ड, है ना, सही शब्द आपको चुनना है। तो करेक्टली स्पेल्ड इसमें कौन सा है? तो क्वांटिसेंस लिखा है, तो क्वांटिसेंस कौन वाला सही होगा? तो ये क्वांटिसेंस जो है ये सही है ना। क्वांटिसेंस मतलब होता है हीर या मर्म या तो सार होता है क्वांटिसेंस मतलब। नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या है? द शिप विथ इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि शिप जो है, जहाज है, अपने चालक दलों के साथ क्या हुआ है? गॉन टू द बॉटम द सी, यानी कि समुद्र के अंदर पूरा वो समा गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है हेज, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेज, यहाँ पर सूटेबल जो वर्ब है हेज आएगा। द शिप विथ इट्स क्रू हैज गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी, है ना। ये शिप के अनुसार ये वर्ब जो लगेगा, ये वर्ब शिप के अनुसार लगेगा ना, सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या? द प्यून मतलब चपरासी रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही गो देयर, यानी कि चपरासी जो है पूर्व सम्मान पूर्वक पूछा कि। तो देखिए यहाँ आस्क्ड आया या V2 है, तो V2 वाला ही यहाँ पर होगा ना। इफ ही माइट गो देयर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आइडम और फ्रेज है। आइडम और फ्रेज में क्या है? टू इट हुम्बल पाए, टू इट हुम्बल पाए मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनम्र होना, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट है इसमें क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चुनना है आपको, है ना, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो क्या है? कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि बदले में हत्या करना, यानी कि प्रतिशोध, यानी प्रतिशोध। इसका करेक्ट आंसर होगा वेंडेट्टा मतलब होता है प्रतिशोध, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें क्या? सेंटेंस अरेंजमेंट रहता है। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या है? आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, है ना, और ग्रामर की समझ होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को इसको सजाना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A B C D ये सब क्या मिला जुला के दे देता है, कौन सा पहले आएगा इसको सजाना है। तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर A है ना, B और C और D है। तो इसमें सजाने पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ना 19 का ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसमें देखते हैं क्या है कि डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, है ना। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके माता पिता दुबई से आज आएंगे, यानी आते हैं? तो इसका क्या होगा? पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर यू, है ना। डू का क्या होगा? डू बदलेगा जो पैसिव वॉइस में आर यू, ठीक है। आर योर पेरेंट्स, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट की क्या हो जाएगा? जो होगा ये जो डू यू एक्सपेक्ट जो है, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर क्या? डू योर पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। डू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मैथ का कि एक बस 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है यदि 304 किलोमीटर की
यात्रा 30 मिनट के विराम के साथ पूरा करती है तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 30 मिनट जो आधा घंटा है वो आराम भी किया। ठीक है, तो टोटल समय पूछ रहा है। टोटल समय क्या होगा, पहले दूरी कितना है और इसका 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है तो समय कितना लगेगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी 304 है और चाल है 32। ठीक है, इसको काटिए, 16 इकैया 16 और बचेगा कितना 14 पर 4 यानी कि 144। तो 16 44 से और 16 दूनी 32, 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कितना बचा 19/2, यानी टाइम कितना लगा 19/2। 19/2 मतलब 9 दूनी 18 यानी 9.5 घंटा। ठीक है, तो 9.5 घंटा इसको 304 किलोमीटर चलने में टाइम लगा। ठीक है, 9.5 घंटा, लेकिन 30 मिनट ये आराम किया, 30 मिनट इसमें जोड़ दिए यानी 10 घंटा टोटल इसको टाइम लगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है और बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी साथ मिलकर उसी काम को 2 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसको क्या पहले आप लिखिए, लिखने से क्या आधा आधी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या बोला है कि ए किसी काम को कितना 4 दिन में करता है, फिर लिखा बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में करता है, तो बी और सी मिलकर 3 दिन में करता है। फिर आगे क्या लिखा है, जबकि ए और सी एक साथ मिलकर कितना दिन में करता है 2 दिन में करता है। ठीक है, अब पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, आप देखिए 3 डाटा यहाँ दिया हुआ है आपका, अगर बी पूछा है, ठीक है, तो ऐसे समझिए अगर इसको लेते हैं सेकंड वाला, अगर सी बी और सी दोनों मिलके 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो बी और सी दोनों मिला के कर रहा है इसमें, तो अगर सी का इसमें घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, है ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं, बी का निकल जाएगा। कितने दिन में करता है, तो बी और सी का 3 दिन में कर रहा है, तो इसमें सी का घटा देंगे तो बी का आंसर आ जाएगा। तो अब सी लाएंगे कहाँ से, सी कितने दिन में करता है, तो उसमें कैसे लाएंगे, देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, ये वाला तीसरा जो कथन है ए और सी दोनों में 2 दिन में करता है। ठीक है, तो ए और सी में जो ए अकेला यहाँ पर है, ए का घटा देंगे, तो जब ए का घटा देंगे तो सी का बचेगा कि नहीं, तो सी का जो बचेगा फिर इसमें बी और सी वाले में से घटा देंगे, तो सी का निकालेंगे क्या, तो ए और सी दोनों मिलकर करता है 2 दिन में, तो यानी एक दिन में कितना करेगा 1/2 भाग। ठीक है, कॉपी और पेन साथ में रखिएगा तो आसानी से समझ में आते जाएगा, है ना, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइएगा। तो दोनों मिलकर ए और सी 2 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में 1/2 भाग करेगा। अब ए वाला इसको घटाते हैं, ए क्या करता है 4 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा 1/4 भाग। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, यानी 1/2 में से 1/4 चला गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये नीचे 4 है, इसको भी 4 बना दीजिए, यानी कि ये ऊपर 2 गुना हो जाएगा, तो 4 यानी कि 2 में से 1 गया 4 1। ठीक है, यानी 1/4, यानी यहाँ सी घटाए थे, सी का मान यानी 1 घटाएं, यानी सी का मान आ गया 1/4, यानी कि सी का 1/4 भाग काम करता है। ठीक है, एक दिन में। अब वो सी वाले को घटाएंगे इसमें बी और सी वाले में, तो बी का मान आ जाएगा, तो बी और सी दोनों मिलकर करता है 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग दोनों मिलके, उसमें सी का घटा देंगे 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक अब कितना आ गया कैलकुलेट करके 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, एक बार यहाँ लिख दीजिए 1/3 माइनस 1/4। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 और फिर 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1, यानी 1/12। तो बी एक काम करता है एक दिन में कितना 1/12 भाग, तो टोटल काम कितना करेगा, इसको उलट देंगे यानी 12 दिन में काम करेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इन घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, तो भुजा पहले निकाल लेते हैं आंसर आ जाएगा, तो भुजा का क्यू कर देंगे। तो भुजा निकालना क्या कैसे होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घन का वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 726। अब इसको 6 से काटिए, 6 कहीं 6, 6 दूनी 12, 6 कहीं 6, यानी ए स्क्वायर बराबर है 121। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर कर दीजिए रूट में चला जाएगा, यानी कि 11। ए का मान भुजा का मान कितना आ गया 11, तो आयतन पूछा है तो भुजा क्यू कर देंगे, तो 11 का क्यू होता है 1331, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अगर 88,000 रुपये का मूलधन 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है,
तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए मूलधन इतना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला अपन को? तो ब्याज कितना हुआ 6 वर्ष में? तो ये मूलधन टोटल में ये पहले का जो मूलधन है घटा देंगे तो वो ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मूलधन था 88,000, तो 161 और 920 इसमें घटाइए 88,000, ठीक है। 88,000 इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 0, 2, 9 में से 0 गया 9, 10 1 11 में से 8 गया 3, और 10 5 15 में से 8 गया 7, यानी 739.20, ठीक है। ये आपका ब्याज आया, ठीक है। ब्याज कितना हो गया? 739.20, ठीक है। तो ब्याज है आपका है 739.20, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका ब्याज यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा? 88,000 का 6 वर्षों में मान के चलिए 8% उसका रेट है, तो ब्याज हो गया इतना, ये ब्याज हो गया। और रुपये में ब्याज कितना हो गया? ये हो गया कितना? 73,920 रुपया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, है ना। ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों बराबर कर दिए। तो ये परसेंट से 2 शून्य चला जाएगा, 1 और 2, 2 चला गया, और फिर 1 शून्य से 1 शून्य इधर का भी चला जाएगा, ठीक है। अब कितना बच गया? इधर 88 है, अब गुना 6 है। अब इसको काट सकते हैं, 6 से काट दीजिए इसको, 6 कहिए 6, फिर कितना बचेगा? 1 और 3 यानी 6 दूनी 12, फिर बचेगा 1, 6 तिया 18, फिर बचेगा 12 यानी कि 6 दूनी 12, ये कट गया। अब बच गया इधर 88, तो इसको 11 से कटेगा, ये 11 से काटिए, 11 8 88। अब इसको 11 से काटिए, 11 1 कहीं 11, फिर 1 11 कहीं 11, और फिर बचेगा 2 11 दूनी 22। अब कितना बच गया? 112 इधर, इधर 8, 8 से कटेगा 112 कितना? 14 8 बरियोतल से, यानी 8 से ये 112 काट देंगे तो 14, यानी आर का मान कितना आ गया? 14%, यानी रेट कितना हो गया? 14%, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न परीक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालेंगे जो ज़्यादा बार होगा, जो इसमें से जो ज़्यादा बार लिखाया है वो बहुलक हो गया। माध्य क्या क्या होता है कि सभी का योग करके जितना संख्या है उससे भागा दे देंगे। तो इस कितना संख्या पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्या है। अब इसको जोड़िए कि टोटल कितना हो रहा है, इसको जोड़ के 10 से भागा देंगे, वो क्या हो जाएगा? माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए 4 5 9 9 6 15 7 22 8 30 और 12 42 और 9 51 और 12, ठीक है। कई मिस्टेक हुआ है, फिर से करते हैं। 4 5 9 6 15 15 7 22 22 8 30 30 12 42 42 और 9 कितना हो जाएगा? 51 51 और 12 कितना हुआ? 51 और 12 63 63 और 5 68 68 और 12 कितना हो गया? 80। तो ये टोटल मान कितना हो गया? 80 80। अब बटा में कितना है? टोटल संख्या 10 है, तो 10 से भागा दीजिए, तो ये कितना आ गया? 8, यानी कि माध्य आ गया 8, ठीक है। माध्य है आपका 8। अब बहुलक क्या है? तो बहुलक जो ज़्यादा बार आया, तो देखिए इसमें 12 3 बार आया और कोई भी 3 बार नहीं आया, ठीक है। तो 12 ज़्यादा बार आया तो ये बहुलक हो गया। तो बोला अंतर क्या होगा? तो 12 और माध्य कितना? 8, दोनों में अंतर कितना हुआ? 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है कि एक दुकानदार 1 दर्जन छाते 1200 रुपये में खरीदता है, 2 छाते धुलाई के दौरान टूट गए। अब अगर दुकानदार प्रति छाता 150 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या क्या होगा, ठीक है। तो पहले अपन लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अपने को क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य पता चल जाए तो आसानी से निकल जाती है ना, कितना लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये में इसको खरीदें, तो क्रय मूल्य पता हो गया, पता है। अब इसका देखते हैं विक्रय मूल्य कितना है। तो 2 छाते तो टूट गया, अब है कि प्रति छाता 150 रुपये करके वो बेचा, तो छाता बचा हुआ कितना? 1 दर्जन खरीदा था, 2 उसमें ख़त्म हो गया, तो 10 बचा, तो यानी 10 छाते को 1500 रुपये प्रति करके, यानी कि 150 है ना, 150 रुपये प्रति छाता करके बेचा। कितना? 10 छाता, तो 10 छाता 150 रुपये प्रति करके, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट? 1500 रुपया,
है ना। 10 से गुना कर देंगे 150 में, क्योंकि 10 छाता है तो 1500 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब पूछा लाभ क्या होगा, तो लाभ निकल गया, है ना। क्या होगा, 12 में खरीदा 1200 में, 1500 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ 300 रुपया। परसेंट निकालना है तो बट्टा में क्रय मूल्य करिए और गुना 100 कर दीजिए, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और फिर 4 से काट दीजिए 125% इसका लाभ हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है 27 में क्या, एक थैले में 6 काली 8 श्वेत गेंदें हैं, इसमें से एक यादृच्छ निकाली जाती है, तो इस गेंद के श्वेत रंग होने की क्या संभावना है। श्वेत रंग होने की क्या संभावना है, श्वेत कितना 8, तो 8C1, है ना। एक गेंद निकालना है तो इसलिए 8C1 बटा में टोटल कितना है 6 और 8 14, यानी कि 14C1। C1 का मतलब वो उसका मतलब नहीं होता है, वो उतना ही होगा, कितना 8 को, और यहाँ 14 है तो 8 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 सती 14। आंसर क्या गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, ठीक है, cos x बराबर -1/2, तो इतना का मान पूछा है। सेम यही क्वेश्चन आपको पीछे सेट में आया था, यानी कि सेट नंबर 13 में आपको वहाँ डिटेल में आपको बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वहाँ जो वीडियो नहीं देखें वहाँ देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन यही आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया था, इसका मान यहाँ आया था 6 और 2 10 स्क्वायर बराबर आया था 6, और इसका मान आया था 4, है ना। तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि कोसेक इसको तोड़ेंगे 180 प्लस 60 डिग्री में आया था, ये दोनों का मान हो गया था 10, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया था 10, ठीक है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABC में B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं, यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है, A B और C, इसके समद्विभाजक यानी B और C के समद्विभाजक यहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ O पर मिलता है, ठीक है। तो पूछा क्या, कोण BOC, यानी कि ये वाला कोण पूछा है आपको, है ना, ये वाला, ठीक है, BOC, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है कि जब एक त्रिभुज है और दोनों का समद्विभाजक अगर अंदर कहीं मिले, ओ पर मिले, तो ये जो कोण बनेगा ये 90 प्लस इसका आधा, है ना। सामने वाला जो है ए का आधा, 90 प्लस ए का आधा, ये फॉर्मूला भी लिख दीजिए, कोण BOC बराबर 90 प्लस A/2, है ना, कोण A/2, ठीक है। तो ऐसे बना दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 90 प्लस A/2, 90 प्लस A का मान कितना है 110, 110 का आधा कितना होगा 55, 90 प्लस 55 करेंगे 145, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आपको सेम आया हुआ है ना, पिछले भी क्लास में, यानी कि पिछले सेट नंबर 13 में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसको अच्छे से बताएं, इसका मान क्या होता है, इसका मतलब होता है आपसे पूछा गया है x³ बट्टे 1/x³ का मान पूछा है, तो इसका मान बताने के लिए आपको यानी कि a इसको मानिए a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ बराबर सूत्र ये वाला से निकाल देना है कि a प्लस b का होल क्यूब इतना बराबर होता है ना, a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस, है ना, यहाँ जब प्लस वाला है तो माइनस होगा, -3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। इसमें a प्लस b का मान निकाल लेते हैं तो आसानी से बन जाता है। तो a प्लस बी के क्या निकालेंगे, a का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है अपना x, ठीक है। इससे अगर देखते हैं तो a का मान x है और b का मान कितना है 1/x है, तो 1/x निकालेंगे इससे, यहाँ x का मान तो दिया हुआ है, तो 1/x का मान कितना हो जाता है, इसको सिर्फ साइन जो चेंज कर दीजिए, 1/x बराबर क्या होगा 2 - √3 हो जाता है, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो जब जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1x प्लस 1/x का मान कितना होगा 2 और 2 4, यानी कि 4 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 4 हुआ मान तो इसका मान निकालना है x³ प्लस 1/x³, यानी कि a³ प्लस b³ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मान दिया हुआ है यानी कि x प्लस 1 का मान आ गया था 4, तो इसको q करके और -3 गुना ये कर देंगे, इसका q करेंगे 64 और -3 चौक 12 करिए, आंसर ये आ गया, ठीक है। 3ab होता है इंटू a प्लस बी होता है, लेकिन a b का कोई मतलब ही नहीं है। जब a और b एक दूसरे का जब उल्टा रहे तो उसका मान एक ही हो जाता है, a b करेंगे तो क्या होगा 1x इंटू 1/x, ये कट जाएगा, यानी कि 3ab का कोई मतलब ही नहीं है, 3 गुना a प्लस बी होगा, a प्लस बी का मान 4 है, वही a प्लस बी का होल क्यों 64,
और 3 गुना 4 घटा दिए इसमें, 3 चौक 12। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, पीछे वीडियो भी इसको और अच्छे से बताए थे, है ना, तो वो समझ गए होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो एम एन +1 हुआ है ना, +1 हुआ, ए सी यानी +2 हुआ, फिर टी यू ये +1 और ई जी +2 यानी एक बार +1 फिर एक बार +2। तो फिर उसी तरह करेंगे, एक बार +1 करेंगे जी में तो क्या आएगा? एच, फिर ओ में +2 करेंगे, ओ कितने 15 स्थान पर है, 15 दूनी 17 यानी कि क्यू होगा, एच क्यू। एच क्यू किस में? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बाकी किसी में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें बोला विषम को चुनिए। देखिए इसमें मार्क लिखा हुआ है, इसमें मॉल, इसमें बार्क, इसमें सेल। इसमें क्या हुआ? देखिए इसमें जो वोवेल है सब में ए है वोवेल, ठीक है, देखिए यहाँ ए वोवेल है, जबकि इसमें जो वोवेल है ई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है, इसमें विलुप्त को पहचानना है आपको। विलुप्त की जगह पर क्या होगा? जैसे पी, यहाँ क्यू, फर्स्ट वाले को देखते जाइए, पी क्यू आर, उसके बाद क्या है? एस होगा, फिर टी है तो एस होगा, यहाँ सही है एस, ठीक है, एस हो गया। उसको दूसरा देखिए ए +2 हुआ सी, फिर +2 हुआ ई, फिर +2 होगा जी, ठीक है जी, अब फिर +2 हुआ आई, यहाँ सही चल रहा है, यानी एस जी वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 34। 34 में पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं? तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये होगा 2, और एक ये ले लीजिए 3, एक ये 4 और एक ये 5, यानी कि 5 त्रिभुज इसमें है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसमें ए बी रेखा पर रखा जाए, एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, ठीक है। तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब बनेगी? तो इसमें नीचे रखा हुआ है तो ये क्या होगा? ऐसे उलट जाएगा। तो ऐसे जब उल्टेगा तो ये वाला जो बना हुआ है, देखिए ये वाला, ये राइट साइड नीचे आएगा, है ना, राइट साइड ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो राइट साइड ये वाला नीचे कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में एकमात्र 4 में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। इसका क्वेश्चन पहला क्या है? गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है करण देव था वो, ठीक है। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह शासक करण देव था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट आंसर करण देव। बात आई है गुजरात से, गुजरात से क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुजरात से और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो याद रखना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी गुजरात से आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप टिक कर दीजिएगा। याद रखना क्या क्या? सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो भी गुजरात है, यानी कि कपास और मूंगफली ये दोनों में प्रथम स्थान गुजरात का है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। एशियाई शेर के लिए जो प्रसिद्ध जो वन है वो कौन सा है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि जंगली गधा अभ्यारण्य जो है ये उसके लिए प्रसिद्ध जो है वो कौन सा है? तो वो कच्छ का रण है, ठीक है, वो कहाँ है? तो गुजरात में है। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गुजरात का है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। और जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है लोथल, वो कहाँ है? तो वो भी गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। याद कैसे रखना है? कांडला गुजरात में, यानी कि रात को कांड हो गया, है ना, रात को कांड हो गया, रात यानी गुजरात, कांड हो गया यानी कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। ये सभी ये चीज़ें याद रखना है, करेंट अफेयर में याद रखना है आपको। जैसे गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। अब वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? आचार्य देवव्रत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गुजरात से याद रखना है आपको हमेशा। नेक्स्ट है कि देश को अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जाना जाता है रंजीत सिंह, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास करवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सब कहाँ है? तो ये अमृतसर, ये पंजाब में, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो ये संतुलन मूल्य घट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एक है, संतुलन मूल्य घट जाएगा। नेक्स्ट है 39 में क्या है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चेंबर जो है यानी कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको लोकसभा को, है ना, लोकसभा को पॉपुलर चेंबर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, लोकसभा को पॉपुलर चेंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण डैश होता है। तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा क्या है, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि आय और व्यय का अंतर जो होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो ये अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्ष देश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1818 ईस्वी में, है ना। 1818 ईस्वी में मराठों द्वारा ब्रिटिशों के लिए किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। तीसरा आंग्ल जो है मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1817 से 1818 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात आई मराठा का, तो मराठा साम्राज्य में मेन शासक जो था वो कौन था, शिवाजी। और चौथ जो है क्या था, तो चौथ और सरदेशमुखी जो है ये मराठा साम्राज्य में एक कर था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था, तो शिवाजी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसका है, तो गुजरात का है। ठीक है, याद रखना है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का, आपको पीछे बताए थे। और सबसे छोटी तट रेखा पूछे तो वो है गोवा का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो ये लड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर है 1944 में लड़ा गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो 1944 में लड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन है, याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। और ये जो संयुक्त बैठक है ये किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, तो ये याद रखना है 3 क्वेश्चन। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, बुलाता है राष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108। ठीक है, तो ये तीनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 331 के तहत। यहाँ भी 3-4 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो याद रखना है आपको। ठीक है, पहले क्या, लोकसभा जो में कितने एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन को। ठीक है, और कौन करता था, राष्ट्रपति करता था। लेकिन अब ये 2020 से ये एंग्लो इंडियन का जो है प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद रखना है, जैसे 331 आया ना, इसी के आसपास का रखना याद कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। और ये जो दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको रेलवे NTPC में दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 330 में है। ठीक है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में। और विधानसभा में जो है SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में, तो विधानसभा में 332 में। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो तो ऐसे थोड़ा रिलेट कर लीजिए कि विधानसभा 32, विधान वो से विधानसभा वो से 32, यानी अनुच्छेद 332 वाला है। विधानसभा में SC ST का आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 332 में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47।
47 में कि वर्ष देश में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। तो बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और बर्मा का प्राचीन नाम क्या था? तो नहीं, ये क्वेश्चन आता है ये बर्मा किसका प्राचीन नाम था, है तो म्यांमार का ही प्राचीन नाम था, बर्मा था। ठीक है, तो ये याद रखना है, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। नेक्स्ट है कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह देश में जाकर समाप्त हो जाती है। तो गंगा नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। बात आई है गंगा की, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न याद रखना है आपको। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। और भारत को जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि ब्लू मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लू मून शब्द का उपयोग ये चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। ठीक है, अरे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना मालूम? 3,84,400 किलोमीटर। याद रखना है, 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। नेक्स्ट है कि मित्र मेला वर्ष देश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1899 में जो मित्र मेला है वर्ष 1899 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, बीडी सावरकर के 2 क्वेश्चन आता है। जैसे 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर ने किया था। और अभिनव भारत की स्थापना जो 1904 में किसने किया था? तो ये बीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है कि उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वास्तविक लागत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम का नाम दिया गया था? तो कायदे आजम का नाम दिया था किसे? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, जो 1940 में जो मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और उसी समय अलग पाकिस्तान की मांग किया गया था। इसी के नेतृत्व में वो था वो। ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता में अलग पाकिस्तान की मांग किया गया था। और पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट है कि ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट बाजार कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोडक्ट बाजार है। क्वेश्चन है 55, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध ये अंग्रेज और चीन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बॉक्सर युद्ध, ये कहाँ हुआ था? तो बक्सर युद्ध, बक्सर तो अपना बिहार में हुआ था, लेकिन बॉक्सर युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम देश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ये 193 है ना, नियम 193। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम 193 संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। 193 से एक क्वेश्चन और याद रखना है, क्या यूएनओ का सदस्य देश कितना है? टोटल 193 है। नेक्स्ट है कि सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक देश के दरबार को दौरा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर का। जो थॉमस रो है, सर थॉमस रो, ये किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, जहांगीर यानी कि ऐसे याद रखना है आपको, बाबर जो है, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र था अकबर का पुत्र था जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब,
ठीक है, इसको याद रखना, भाजसा, ठीक है, भाजसा, इतने शासक याद रहेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाजसा है ना, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, है ना, भाजसा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग घाट नदी घाटी यानी गोर्ज कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है काली गंडकी जॉर्ज, काली गंडकी गोर्ज, ये जो है दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो है मरियाना गर्त है। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से जो निकलती है वो नदी है सिंधु नदी है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सब याद रखना है। 3 महत्वपूर्ण नदी आपको हमेशा याद रखना है, सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, ये कैलाश के मानसरोवर झील के निकट से निकलती ये तीनों नदी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये तीनों याद रखेंगे तो आपसे यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सत सिंधु ब्रह्मपुत्र ये तीनों मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में है ये। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट है कि चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उसकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है सेल विज्ञान, है ना। इसका करेक्ट आंसर है चट्टान, चट्टान को क्या बोलते हैं? सेल, है ना, चट्टानों का अध्ययन यानी सेल विज्ञान। नेक्स्ट है, यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है? तो लगातार जो सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है वो जल वाष्प रहता है ना। इसका करेक्ट आंसर है एक जल वाष्प। ठीक है, अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है। एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये होता है तांबा, है ना, ताम्र, जिसको दुनिया में मतलब पहली बार मानव ने किसका प्रयोग किया था? तो तांबा का ही प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो आहार नलिका, इसमें ग्रास नली जो है ये आहार नलिका है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के उच्च स्तर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर आधारित देश का एक उत्पाद है, तो ये किसका है? तो ये है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, है ना, यूवी रेडिएशन का। ठीक है, ओजोन से कुछ क्वेश्चन आता है, याद रखना आपको। ओजोन है क्या? ओजोन जो ऑक्सीजन का कौन सा रूप है? ये है ओजोन। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते हैं, जहां n डैश के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, है ना, जहां n 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? तो गलनांक जो है अल्पतम होता है किसका? टीन का। ठीक है, टीन का गलनांक अल्पतम होता है। कैसे? जैसे कि सीसा का जो गलनांक होता है 307.5 डिग्री सेल्सियस हो, 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जिंक का होता है 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और चांदी का जो होता है गलनांक 361.8 डिग्री सेल्सियस होता है, और टीन का गलनांक होता है 231.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनका गलनांक जो है, टीन का गलनांक अल्पतम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो केवलर का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेफनी लुइस कोवेलेक ने किया था। स्टेफनी लुइस कोवेलेक ने केवलर का आविष्कार किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच में से हरा रंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है ना कि पटाखों में जो आतिशी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है ना, हरा रंग बेरियम के कारण होता है। और लाल रंग होता है किसके कारण, तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कि स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो स्कैंडियम के कितने समस्थानिक है, तो 13 समस्थानिक है। ठीक है, स्कैंडियम के 13 समस्थानिक है। नेक्स्ट है कि जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान 91.22 होता है। ठीक है, जर्कोनियम का जो प्रतीक होता है, साइन क्या होता है, ZR होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 40 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषम वाहक यानी कि ऊष्मारोधी नहीं है, तो कौन सा विषम वाहक है यानी कि विषम वाहक नहीं है यानी कि ऊष्मारोधी इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो यसद है, पारा है, ये ऊष्मारोधी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरे पारा से एक क्वेश्चन ये आता है ना कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो पारा है। और अधातु पूछे तो वो ब्रोमीन है ना। द्रव अवस्था में जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है, तो वो ब्रोमीन है। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए धातु पूछे तो पारा हो गया, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो गया, यानी कि देखिए ब्रोमीन। और धातु, देखिए धातु छोटा है तो छोटका आंसर पारा। देखिए पारा और ब्रोमीन दो ही है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखना है कि धातु जो है वो छोटा शब्द है यानी छोटका पारा, और अधातु जो है ये बड़ा है यानी बड़का ब्रोमीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक लेंस की क्षमता -2D है, यहाँ D किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ D जो प्रयुक्त हुआ है ये डायोप्टर के लिए प्रयुक्त होता है ना। लेंस की क्षमता मापने का क्या है, तो डायोप्टर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के निकटतम है, तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा गुल मेहंदी, जो कि है इसका अपवर्तनांक है क्राउन ग्लास के निकटतम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनायन यानी कि केटायन है, तो कौन सा धनायन है, तो ये अमोनियम जो है ये धनायन है। नेक्स्ट है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल टेस्ट परीक्षण से किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है किसमें, टाइफाइड के जांच के लिए। ठीक है, विडाल टेस्ट, और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, तो बेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, वो होता है चेचक। ठीक है, चेचक का टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। दुनिया का सबसे पहला टीका यही था, चेचक का टीका किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन पूछा कौन सा है, तो पहले क्या, दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, ये गलत है ना। दाब का किस में करते हैं, पास्कल में, तो यही गलत है। पूछा गलत कौन सा, ये हो गया। बाकी पदार्थ छोटे छोटे कणों में होता है, ये सही है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, ये भी सही है। पीतल जो है 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देखते हैं 79 का। 79 का ये ऑप्शन नंबर 4 है, वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया, तो कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के केंद्र की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले अस्थिर तत्व का नाम बताएं,
तो इसका करेक्ट आंसर है ओस्मियम, है ना। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले अस्थिर तत्व का नाम क्या है, तो ओस्मियम है। सबसे भारी धातु अगर पूछे भी तो ओस्मियम है। नेक्स्ट है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वो होता है कितना, 332 वाला होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके आसपास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो प्रोपेन में पूछा कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 3 कार्बन होता है और हाइड्रोजन परमाणु जो है 8 होता है, ठीक है, यानी कि C3H8। नेक्स्ट है आपका बेंजीन। बेंजीन अणु के संरचना में बंध कोण में कितना होता है, तो बंध कोण अंशों में कितना होता है बेंजीन अणु की संरचना में, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 120 होता है, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6, ठीक है, ये बेंजीन का है फॉर्मूला। नेक्स्ट है कि टोर देश की इकाई है, तो टोर जो है ये दाब की इकाई है, ठीक है, टोर दाब की इकाई है। अब यहाँ सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका कन्याकुमारी में, ठीक है, कन्याकुमारी का तमिलनाडु में। तो ये स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये विवेकानंद की याद में बनाया गया था, ये कन्याकुमारी में स्थित है। और इसका निर्माण हुआ था कब, 1970 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि देश राम पंथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास ने। रामचरितमानस कविता किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा था। रामायण किसने लिखा था, तो वाल्मीकि ने लिखा था। नेक्स्ट है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के 23वें मतलब भारत में 23 मार्च को देश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो भगत सिंह, सुखदेव गुरु और राजगुरु, ये इसको पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, शहीद दिवस एक और है, कब, 30 जनवरी को। तो गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उस पर भी शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 89 कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान एशिया में कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया है पटना में किया गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ 2 क्वेश्चन और याद रखिए, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी हो गई गंगा। अगर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो वो है गोदावरी, ठीक है। दक्षिण गंगा है ना, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को। दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, दक्षिण की कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्ची नदी, है ना, यांगत्ची नदी जो कि चीन में है। जब विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच था, ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। अच्छा, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। एक नागार्जुन सागर बांध, वो किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। कभी ना भूलें, तो याद कैसे रखना है कि अलमाटी बांध, तो माटी से पहले कृष्णा नदी पर है, यानी कि कृष्ण भगवान माटी खाते थे, तो माटी खाते हुए उसकी माता ने पकड़ लिया था, ठीक है, तो यानी माटी हो गया कृष्ण से रिलेटेड। और नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर है। तो इसको याद रखना है कि महाभारत में जो अर्जुन का सारथी कौन था, तो कृष्ण भगवान थे। तो नागार्जुन जैसी है, तो नागार्जुन सागर बांध यानी कृष्णा पर चले जाना है ना, कृष्णा नदी पर, माटी भी कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को देश के रूप में जाना जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है
कि एक तरफ श्रीनगर, दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डेश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जोजिला है ना, जोजिला दर्रा भी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एशियाई खेल, जिसे एशियाइड के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक देश वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीटों के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। तो ये कितने वर्ष में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रत्येक 4 वर्ष में होता है एशियाई खेल। नेक्स्ट है कि विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक देश वर्ष में किया जाता है। यह समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैश्विक आंदोलन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। तो ये जो विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन ये प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऐसे जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक है जो मेन वाला, वो कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्षों में होता है। 2020 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में होता है ना, जापान की राजधानी टोक्यो में। और 2024 का कहाँ हो रहा है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत ने 2000 के बाद से कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्षों का आवरण खो दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2.33 मिलियन हेक्टेयर वनों का वृक्षों का आवरण खो दिया है। नेक्स्ट है कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानों किस देश में पाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ग्रीनलैंड में मिला है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें किस देश में? तो ग्रीनलैंड में मिला है। ग्रीनलैंड से क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। नेक्स्ट है 98 कि सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अप्रैल 2024 में किसको नवरत्न का दर्जा दिया है? तो अप्रैल 2024 में नवरत्न का दर्जा किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर 2 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को मिला है ना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। नेक्स्ट है कि 5 साल की अवधि के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किसको? नईमा खातून को किया गया है ना, इसका करेक्ट आंसर है नईमा खातून को किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने अपना 8वां पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन टूर खिताब जीता है? तो किसने अपना 8वां पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन टूर खिताब जीता है? तो ये जीता है वी सेंथिल कुमार है ना, इसका करेक्ट आंसर है वी सेंथिल कुमार है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 14 के सभी 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 15 के साथ। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।